Next topic is classification of economic activities into organized and unorganized sector. So here two columns are given. First, Kanta. Kanta works in an office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. कांता है वो अपनी ऑफिस में 9:30 AM से शाम के 5:30 PM तक काम करती है. शी गेट्स अ सैलरी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ रेगुलरली, और हर महीने के एंड में उसको रेगुलरली सैलरी मिलती है. अपार्ट फ्रॉम सैलरी शी इज़ एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ पेंशन एंड PPF. सैलरी के अलावा वो उसको पेंशन का बेनिफिट और PPF का बेनिफिट भी मिलता है. शी ऑल्सो रिसीव्स मेडिकल अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस टू. उसको मेडिकल अलाउंस भी मिलते हैं और दूसरे अलाउंसेस भी मिलते हैं. कांता गेट्स द सैलरी फॉर संडे टू विच इज़ अ हॉलीडे फॉर हर. और संडे को उसकी हॉलीडे होती है कांता की, फिर भी उसको उसकी सैलरी मिलती है. शी हैज़ बिन गिवन द अपॉइंटमेंट लेटर विच स्टेट्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर जॉब. और उसको जॉब ज्वाइन करते टाइम पे एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें उसको पूरे जॉब के रूल्स एंड रेगुलेशंस सब एक्सप्लेन किए थे. दस कांता वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. और इससे कहा जाता है कि कांता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कमल का. कमल इज द नेबर ऑफ कांता. कमल है वो कांता का नेबर है. ही वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन अ ग्रोसरी शॉप. वो अपना मतलब डेली के वेजेस मीन्स डेली का उसको सैलरी मिलती है. ग्रोसरी शॉप में वो काम करता है जहाँ पे उसको डेली की सैलरी मिलती है. ही गोज टू द शॉप इन द मॉर्निंग एट 8 एंड वर्क्स टिल 9 इन द इवनिंग. सुबह 8 बजे जाता है और रात को 9 बजे तक वो शॉप पे काम करता है. ही डज नॉट गेट एनी अलाउंस अपार्ट फ्रॉम द डेली वेजेस. जो डेली का उसका पेमेंट है उसके अलावा उसको कोई भी अलाउंस नहीं मिलते हैं. कोई पेंशन का नहीं मिलता है, कोई PPF नहीं होता है. ही इज़ नॉट पेड फॉर द डे ही डज नॉट गो टू वर्क. अगर उसने एक दिन छुट्टी रख दी तो उसको उसकी उस दिन की पेमेंट नहीं मिलेगी. ही डज नॉट गेट एनी पेड हॉलीडे. और जैसे संडे है ऐसा कोई भी उसको पेड हॉलीडे नहीं मिलता है, चाहे फेस्टिवल हो चाहे संडे हो. अगर वो जाएगा तो ही उसको उस दिन का पेमेंट मिलेगा. ही हैज़ ऑल्सो नॉट रिसीव्ड एनी अपॉइंटमेंट लेटर. उसको कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं दिया गया. हिज बॉस कैन टेल हिम टू लीव द जॉब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. उसका बॉस उसको कभी भी वो जॉब छोड़ने को बोल सकता है. दस इससे कहा जाता है जो कमल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है. Next topic is economic liberalization. The policy of economic liberalization states that certain measures of control and rules should be relaxed or withdrawn gradually from the business carried out by industries and other small units, and that should be an arrangement whereby economic decisions are taken by the market system. So let's see. The government has brought about certain changes in its economic policy so as to maintain its pace with the developing world and make India a developed nation. गवर्नमेंट जो है उसने बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में क्योंकि वो एक पेस मेंटेन कर सके डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ. In accordance, the policy of liberalization was adopted in the year 1991. According to that, जो पॉलिसी है liberalization का वो अडॉप्ट किया गया था in 1991 में. According to this policy, certain regulations related to manufacturing and trade and commerce were removed. इस पॉलिसी के बाद से जो रेगुलेशंस है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड एंड कॉमर्स के वो रिमूव किए गए थे. ड्यूटीज़ एंड टैक्स रिलैक्सेशंस ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वर अनाउंस. जो ड्यूटीज़ जिसमें टैक्स कम या टैक्स माफ़ किए गए हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अनाउंस किए गए थे. इस पॉलिसी में द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वॉज मेड सिंपलर. जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का वो भी सिंपल कर दिया गया था. एज अ रिजल्ट इंडिया हैज़ बीन एबल टू कीप पेस विद द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड एंड कॉमर्स. इस हिसाब से कहा जा आया है जो इंडिया है वो भी वर्ल्ड के साथ साथ प्रोडक्शन ट्रेड उस हिसाब से वर्ल्ड में जैसे सारी चीज़ें हो रही है इंडिया हैज़ ऑल्सो डूइंग दैट. इंडिया इज़ ऑल्सो डूइंग दैट. पेस मीन्स एक रेट ऑफ मूवमेंट और चेंज. इट हैज़ ऑल्सो जनरेटेड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. जो है वो जनरेट हुई लोगों को एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटी मिली, उससे क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी वो जनरेट हुई लोगों के अंदर। Next topic is privatization. So what is privatization? Privatization means the process by which government-owned enterprises or public sector industries are handed over to private agencies or owners. So after the independence, many public ventures, large manufacturing projects owned by the government were started by the government of इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद जो पब्लिक वेंचर्स है जिनके बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ने ओन कर दिए एंड वो स्टार्ट हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस वेंचर्स मेड लेस प्रॉफिट एंड इनक्योर्ड लॉस। जैसे जैसे टाइम पास होता गया ये जो वेंचर्स है उन्हें प्रॉफिट कम आने लगा एंड लॉस आने लगा। मैनी पब्लिक वेंचर्स हैड टू बी क्लोज डाउन फॉर दिस रीजन्स। जैसे काफ़ी पब्लिक वेंचर्स ने बंद भी करना चाहा। दिस लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन अवर इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें एक हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में पूरा असर छोड़ दिया। द वर्कर्स बिकेम यूनाइटेड बट द इंडस्ट्रीज सफर्ड बिग लॉसेस। अब वर्कर्स जो थे दे वर टुगेदर बट जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें उनको बहुत लॉस आने लगा। ऑन द अदर साइड द एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी इंक्रीज अराउंड द वर्ल्ड। दूसरी तरफ डिसाइड किया था कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में। द प्राइवेट सेक्टर स्टार्टेड मेकिंग मोर प्रॉफिट्स। जो प्राइवेट सेक्टर थे उन्होंने मोर प्रॉफिट्स मिलने लगे। ऑल दिस सर्कमस्टेंसेज मोटिवेटेड प्राइवेटाइजेशन। और ये सारी जो चीज़ें हो रही थी उसके लिए प्राइवेटाइजेशन आया, उनको ज़्यादा मोटिवेशन मिला। Government started showing inclination towards private sector. Inclination means an interest or liking. Even the government जो है उन्होंने private sector को support किया, interest दिखाया उसमें. The joint sector is a part of the process of privatization. जॉइंट सेक्टर का होता है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करते हैं and it's a part of the process of privatization. Now our next topic is globalization. So what do you mean by globalization? Globalization means the world becoming one or the nations coming closer to each other. Due to globalization, any country of the world can do business and trade with another country. Globalization means the world becoming one or more countries coming closer to one another, as I have told you the meaning. Due to globalization, any country of the world can trade with another country easily. एक ही है countries मीन्स वर्ल्ड जुड़े हुए हैं, एक ही कंट्रीज बहुत क्लोज आते हैं एक दूसरे से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंट्रीज है वर्ल्ड में वो ट्रेडिंग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी इजीली. इट इंटीग्रेट्स द मार्केट्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज. ये क्या करता है? इंटीग्रेट करता है मार्केट्स एंड कंट्री का प्रोडक्शन है जो यूनिट्स के इंटीग्रेट करता है. The process of growing international relations and integrations of markets across the world in globalization. आज आप जानते हैं with the help of internet हम कितना quickly काम कर सकते हैं in each field. Okay, so the World Trade Organization, that is WTO, established in 1995 CE, is working towards promoting and fostering globalization. WTO जो है establish किया गया था 1995 में, वो ट्राई कर रही है कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस फास्ट हो. Now let's see the effects of globalization. Employment opportunities have increased in the service sector due to the advent of the information technology. New employment opportunities have been created in the service sector in India due to information technology. Next point is phone, fax, mobile, email, internet, video conferencing, etc. are some of the revolutionary tools of information technology which transfer information faster and at low cost. This has made the economic development of our country faster. ये जो है फ़ोन, फैक्स, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा,
ये जो कुछ इन्वेंशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आए हैं, जिसके थ्रू आज हम जो भी इंफॉर्मेशन है जल्दी सेंड कर सकते हैं एट द लोवेस्ट प्राइस। बिकॉज ऑफ दिस हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्टेड प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज विच हैव proved to be profitable for the host nations. For example, Ford Motors has a car manufacturing plant in India where cars are manufactured not only for India but for other countries too. Apparently, India receives the advantage of this venture. Similarly, the big companies of India such as Tata Motors, Infosys, Asian Paints, Parle, etc. have exported their commodities in the foreign markets. जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्होंने अपना प्रोजेक्ट अलग अलग कंट्रीज़ में स्टार्ट किया है। जैसे फोर्ड मोटर्स कंपनी जो इंडिया में है, इंडिया में कार बनाती है, वो कार दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी बनाती है, उससे इंडिया को एडवांटेजेस मिल रहे हैं। एंड टाटा मोटर्स, इन्फोसाइज, एशियन पेंट्स, पार्ले एक्सेट्रा वो भी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन मार्केट्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर्स गेट commodities of a very good quality and at a low price due to the competition। अब कंज्यूमर जो हैं उसे अच्छी क्वालिटी की कमोडिटी मिलती है कम प्राइस में बिकॉज ऑफ द competition। फॉर एग्जाम्पल, चाइना मेड टॉयज हैव become very popular in the Indian market due to its low price and attractive designs। In 1 year only, the Chinese toys have replaced the Indian toys in 70 to 80% shops. Now the toys in the Indian markets are cheaper than before. Do you know the reason behind this? Due to the international trade, the Chinese toys came in the Indian markets and proved to be better than the Indian toys. However, the Indian toy manufacturers and traders have incurred losses. So, globalization at times causes loss to the cottage industries. अब ये एग्जाम्पल है कि ये चाइना के जो गुड हैं आपने देखा होगा कि बहुत कम रेट में आते हैं एंड अट्रैक्टिव होते हैं। वो टॉयज़ 70 to 80% शॉप्स में आने लगे। अभी ये टॉयज़ जो इंडिया में बन रहे हैं वो इतने चीपर नहीं थे। सो ये जो इंडिया के टॉयज़ थे ड्यू टू द इंटरनेशनल ट्रेडिंग ग्लोबलाइजेशन की वजह से इससे क्या हुआ, इससे इंडियन ट्रेडर्स का लॉस होने लगा। सो ग्लोबलाइजेशन हमारे इंडस्ट्रीज़ का लॉस देने लगी। So with this we end with this chapter.